हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। बेसिकली आज आपके साथ एक मुलाकात हो रही है सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेक्शन 125 जो बात करता है आपके दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में, इसके अंदर एक शब्द का यूज किया जाता है और वो शब्द होता है आपका मेंटेनेंस। जब कभी भी हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो यहां पर एक और शब्द इजाद होकर आता है जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है भरण और पोषण। और यकीन मानिए, जब कभी भी आपके सामने सेक्शन 125 या मेंटेनेंस का जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं माइंड में ये बातें क्लिक करती हैं कि जरूर यहां पर एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर रही है ताकि वो अपने आप को सरवाइव कर सके या वो अपने आप को जिंदा रख सके। हालांकि जब आप सीआरपीसी को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं पर भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके बारे में ये बताया जाए या ये निष्कर्ष निकाला जाए कि मेंटेनेंस का जो संबंध है वो सिर्फ पति और पत्नी का ही है या वो वाइस वर्सा नहीं हो सकता है या उस मेंटेनेंस के दायरे में और कोई लोग भी इंक्लूड नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर हम एक एक करके सेक्शन 125 के उन सारे पहलुओं के बारे में जानेंगे जो बेसिकली मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट को काफी हद तक क्लियर करने में आपकी और हमारी मदद करते हैं। जब कभी भी हम 125 को देखते हैं तो उसकी हेडिंग अपने आप में एक चीज को बयां करती है और वो बात क्या है कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड दी पेरेंट्स। अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि यहां पर वाइफ शब्द का जिक्र नहीं किया गया है बल्कि वाइफ्स का जिक्र किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो है आपका 1955 का और आपका जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो है आपका 1973 का। तो ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति की इस वक्त जिस वक्त आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आपका इन्फोर्स हुआ था, क्या पता उसकी एक से ज्यादा पत्नियां भी हों। तो इसीलिए यहां पर जब कभी भी हम बात करते हैं मेंटेनेंस के रिगार्डिंग तो आमतौर पर मेंटेनेंस के अंदर 3 लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, या आप कह सकते हैं ये वो 3 संबंध है जिनको प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें आते हैं सबसे पहले आपकी पत्नी या आपकी पत्नियां अगर एक से ज्यादा हैं तो। उसके बाद यहां पर बात की जाती है आपके बच्चों के बारे में। वो बच्चे लेजिटिमेट भी हो सकते हैं, वो बच्चे इलेजिटिमेट भी हो सकते हैं। उसके बाद यहां पर बात की जाती है आपके पेरेंट्स की, और यहां पे जो पेरेंट्स होते हैं यूजुअली वो होते हैं आपके माता और पिता। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो मेंटेन करेगा, क्या उसके पास इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव विकल्प नहीं है। तो आमतौर पे हमारे मन में एक गलत अवधारणा को या एक अलग तरह से कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश किया गया है जिसको हमें और भी गहराई से इंटरप्रेट करने की जरूरत है। अगर आप 125 के सारे प्रावधानों को देखेंगे तो वहां पर सबसे पहली बात यह की जाती है कि जिस व्यक्ति से आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, पहली बात उस व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन होने चाहिए, यानी कि उसके पास प्रॉपर मीन्स होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो व्यक्ति पर्याप्त साधन होने के बावजूद उस व्यक्ति को मेंटेन करने के लिए मना कर रहा है या लापरवाही बरत रहा है जो व्यक्ति उसके साथ पत्नी, बच्चों या माता पिता के संबंध में है। तो कुल मिला के हम यहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि आप मेंटेनेंस किसी से भी क्लेम कर सकते हैं। यहां पर हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि द पर्सन टू whom we are going to claim the maintenance, even that person is having a sufficient means, yes or no। क्या उस व्यक्ति के पास वाकई में पर्याप्त साधन है कि वो आपको मेंटेन कर सके। अगर उस व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन नहीं है तो आखिर वो कैसे और किस तरीके से आपको मेंटेन करेगा, नंबर 1। लेकिन यहां पे जब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की तो वहां पर आपको पत्नी भी देखने को मिलेगी, वहां पर आपको बच्चे भी देखने को मिलेंगे, वहां पर आपको मेजर और माइनर दोनों बच्चे देखने को मिलेंगे, और वहां पर आपको पेरेंट्स के रूप में माता और पिता भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इन चारों क्लॉजेस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक कॉमन शब्द हर जगह नजर आएगा और वो कॉमन शब्द है अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को मेंटेन करने में क्या है, असमर्थ है, यानी कि अनएबल है। दैट मीन्स कि अगर ये वो व्यक्ति जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, अगर
ये प्रूफ हो जाए कि उस व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन है, डिस्पाइट ऑफ दैट वो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, तो यकीन मानिए शायद उसकी मेंटेनेंस एप्लीकेशन के ऊपर कोई सुनवाई ना हो, और अगर होती भी है तो मेंटेनेंस का जो अमाउंट है काफी हद तक कम डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हमें दो चीजों को कोर्ट के अंदर प्रूफ करने की जरूरत होती है। पहली बात ये कि जो व्यक्ति मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा रहा है वो अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, किसी भी हद तक वो अपने आप को मेंटेन कर ही नहीं सकता है। दूसरी बात ये कि जिस व्यक्ति से वो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है बेसिकली उस व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन है, पर्याप्त धन और संपदा है, डिस्पाइट ऑफ दैट व्यक्ति इज रिफ्यूजिंग और नेग्लेक्टिंग टू मेंटेन दोस काइंड ऑफ पर्सनालिटीज। अब आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और किससे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि जो व्यक्ति मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है उसको सबसे पहले अपने रिगार्डिंग ये शो करने की जरूरत है कि वो अपने आप को असमर्थ है मेंटेन करने के संदर्भ में। यहां पे अगर हम देखें तो क्लॉज ए में बात कही गई है आपके वाइफ के रिगार्डिंग। अब यहां पे अगर एक पत्नी है और अगर वो पत्नी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो इस आधार पे वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है, और उस व्यक्ति से कर सकती है जो व्यक्ति या तो उसके गार्जियन के रूप में होगा, या तो उसके पति के रूप में होगा, या तो उसके बच्चों के रूप में भी हो सकता है। लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पर्याप्त साधन है और साधन होने के बावजूद भी वो मना कर रहा है। लेकिन यहां पर चूंकि वाइफ का जिक्र किया गया है क्लॉज ए में, तो जब कभी भी हम वाइफ को देखते हैं तो हमारा इंटेंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हो ना हो जरूर वो अपने पति से ही मेंटेनेंस क्लेम कर रही होगी। दूसरी बात, अगर हम क्लॉज बी की यहां पर देखें तो वहां पर जिक्र किया जाता है आपके माइनर बच्चों का। अब माइनर कौन होगा ये डिसाइड किया जाता है आपका इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के तहत, यानी कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट बताता है कि कौन माइनर होगा और कौन आपका मेजर होगा। तो यहां पे उन माइनर बच्चों की बात की जाती है जो आपके लेजिटिमेट भी हो सकते हैं, वो आपके इलेजिटिमेट भी हो सकते हैं, वो शादीशुदा भी हो सकते हैं, वो गैर शादीशुदा भी हो सकते हैं। तो जब तक आपके वो माइनर बच्चे मेजर में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, ये उस गार्जियन की जिम्मेदारी है कि अपने माइनर बच्चों को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। दूसरी बात, यहां पे अगर हम क्लॉज सी को देखते हैं तो यहां पर बात की गई है उन बच्चों के बारे में जो लेजिटिमेट हैं या इलेजिटिमेट हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो मेजर बच्चे हों लेकिन किसी दिव्यांगता की वजह से या किसी फिजिकल एबनॉर्मलिटी की वजह से वो शायद अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ हैं। तो इवन दो इन दिस काइंड ऑफ कैटेगरी दैट पर्सन इज अबव द एज ऑफ द मेजॉरिटी, वो व्यक्ति मेजॉरिटी की एज को या तो अटेंड कर चुका है या तो क्रॉस कर चुका है, लेकिन किसी एबनॉर्मलिटी, किसी दिव्यांगता की वजह से वो शायद अपने आप को मेंटेन करने में इनकैपेबल है या अनेबल है। तो यहां पर भी उसके गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है कि उनको तब तक मेंटेन किया जाए जब तक कि वो जीवित हैं। दूसरी बात, यहां पर अगर माता पिता अगर वो भी अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ होते हैं तो वो भी अपने बच्चों से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दो चीजों को प्रूफ किया जाता है। पहली बात ये कि जो व्यक्ति मेंटेनेंस कर क्लेम कर रहा है उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। वहीं दूसरी तरफ जिस व्यक्ति से मेंटेनेंस क्लेम किया जा रहा है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पर्याप्त साधन है और सब कुछ होने के बावजूद वो विलफुली क्या कर रहा है, आपको रिफ्यूज कर रहा है, आपको मना कर रहा है, या आपके प्रति वो लापरवाही पूर्ण व्यवहार वो शो कर रहा है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि आमतौर पे जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन होती है वो कहां फाइल होती है, तो यूजुअली मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट के अंदर जो आपकी मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन होती है वो आपकी फाइल होती है और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही इसके ऊपर फैसला देता है। लेकिन जब मैं आपके साथ माइनर बच्चों की बात कर रहा था, चाहे वो मैरिड हो चाहे ना हो, यूजुअली क्या होता है कि माइनर जो फीमेल चाइल्ड होती हैं अगर उनकी शादी होती है तो टेक्निकली हम कहते हैं कि शादी के बाद जो हस्बैंड होते हैं वो उस बच्ची का या वो उस महिला का लीगल गार्जियन है जिसने फिलहाल अभी तक एज पर दी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट मेजर नहीं हुई है। तो आमतौर पे यहां पर प्रोवाइजो में इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि अगर एक माइनर है, फीमेल है, उसकी शादी
हो चुकी है और अगर उसके हस्बैंड के पास पर्याप्त साधन नहीं है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन कर पा रहा है, तो इस आधार पे उस बच्ची के ये पिता की जिम्मेदारी होती है कि जब तक उसकी बच्ची माइनर से मेजर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है तब तक वो क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए, आमतौर पे एक मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड होने में काफी वक्त लग जाता है। फिर सवाल यहां पर फिर से पैदा होता है कि तब तक वो खाएंगे क्या, अपने आप को जिंदा कैसे रखेंगे, अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कैसे करेंगे। तो आमतौर पे मेंटेनेंस का जो ऑर्डर होता है वो 2 चरणों में कंप्लीट होता है। फर्स्ट चरण आपका कहलाता है इंटरिम मेंटेनेंस, यानी कि जिस दिन डिफेंडेंट को नोटिस सर्व हो जाता है उस दिन से लेकर 60 दिन के अंदर अंदर एक अंतरिम गुजारा भत्ता तय किया जाता है, जो उस व्यक्ति के द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सेक्शन 125 की एप्लीकेशन का सहारा लिया है। और जो कल्चर है, जो परंपरा है, उसमें वो बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सामान्य रूप से मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड होने में एक काफी लंबा चौड़ा वक्त लग जाता है। अब जब मेंटेनेंस तय होता है तो कई बार ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है, कई बार ये मंथली बेसिस पे होता है, कई बार ये ईयरली बेसिस पे होता है, और कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा एक लमसम अमाउंट ले लिया जाता है। तो फिर यहां पर एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि वो जो मेंटेनेंस का जो ऑर्डर आपको मिला है उसके तहत जो आपको अमाउंट मिलना है वो किस डेट से मिलेगा। क्या वो उस डेट से मिलेगा जिस डेट को कोर्ट ने आपके फेवर में ऑर्डर पास किया है, या वो उस डेट से मिलेगा कि जिस डेट को आपके द्वारा कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन को दाखिल किया गया था। तो इसके ऊपर सोल निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो एप्रोप्रिएट कोर्ट का ही होता है, यानी कि कोर्ट जब कभी भी निर्णय देगी उस वक्त कोर्ट इस बात का जिक्र जरूर करेगी जो ऑर्डर मेरे द्वारा पास किया गया है वो किस डेट से इफेक्टिव होगा। चाहे तो वो कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, और चाहे तो वो कर सकते हैं जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से। अब यहां पे यूजुअली क्या होता है, मान लीजिए कि अगर मंथली बेसिस पे मेंटेनेंस सेट हुआ, आपको हर महीने देना है, जैन में देना है, फैब में देना है, मार्च में देना है, अप्रैल में देना है, मई में देना है, जून में देना है। मान लीजिए बीच में एक मंथ का मेंटेनेंस आपको नहीं मिला। अब सवाल यह है कि आपके पास क्या विकल्प है। आप फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं, और अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई में यहां पर जानबूझकर मेंटेनेंस पे नहीं किया गया है, तो जो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस पे करने का ऑर्डर पास हुआ है उस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है या तो आप मेंटेनेंस पे करिए, और या तो 1 महीने के लिए आपको क्या होगी, जेल की सजा आपको होगी। तो यू हैव अ 2 ऑप्शंस, आइदर यू विल हैव टू स्टे बिहाइंड द बार फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी जितने मंथ्स का डिफॉल्ट आपकी तरफ से हुआ है उतने मंथ आपको जेल में रहना पड़ेगा। और अगर आप जेल में नहीं रहना चाहते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप वो अमाउंट जो है वो जल्द से जल्द आप कोर्ट के अंदर जमा करा देंगे। लेकिन इसके अलावा यहां पर एक लिमिटेशन भी डाली गई है, और वो लिमिटेशन क्या होती है, वो होती है आमतौर पर 12 महीने की। यानी कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को मेंटेनेंस किसी मंथ का नहीं मिला, अब सवाल यह है कि वो कितने दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है उस 1 मंथ के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो उसको ऑर्डर के हिसाब से नहीं मिला। तो यहां पर उसके लिए टाइम पीरियड सेट किया गया है, वो है आपका 12 मंथ, यानी कि एग्जैक्ट 1 साल। हालांकि 1 साल कहना गलत होगा, तो आप इसको 12 मंथ ही कैलकुलेट करिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जून का मेंटेनेंस का अमाउंट उसको मिलना था जो किसी वजह से उसको नहीं मिल पाया, तो जून से लेके उसका टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें प्लस 12 मंथ ऐड कर लीजिए, और 12 महीने के अंदर अंदर अगर वो एप्लीकेशन दाखिल करता है तो उस आधार पर सुनवाई होगी, और उसका जो अमाउंट उसको नहीं मिला है वो उसकी रिकवरी के लिए प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है। लेकिन आमतौर पे जब कभी भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन दाखिल होती है तो उसी वक्त जो हस्बैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हिंदू मैरिज एक्ट का सहारा लेते हुए सेक्शन 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन को फाइल कर देते हैं। वहां पर उनका कहना यह होता है कि मैं अपनी वाइफ को मेंटेन करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ जो है मेरे साथ रहे। अब यहां पे मान लीजिए कि अगर कोर्ट को लगता है कि वाइफ इज हैविंग अ सफिशिएंट रीजन नॉट टू स्टे विद हिज हस्बैंड, तो उस ग्राउंड पे कोर्ट इस बात को नजरअंदाज कर देती है कि आपकी वाइफ आपके साथ रहेगी भी नहीं और आपको मेंटेन भी उसको करना पड़ेगा। और उसके ग्राउंड्स क्या क्या हैं, ऐसा हो सकता है कि उसने कोई दूसरी शादी कर ली हो, ऐसा हो सकता है कि वो लिव इन में किसी और के साथ रहता हो। तो इन आधारों पे यूजुअली जो पत्नियां होती हैं या जो पत्नी होती है वो अपने पति के साथ उस महिला की मौजूदगी में शायद एक छत के नीचे
सुकून से या चैन से ना रह पाए। तो ये एक रीजनेबल ग्राउंड होता है, या मान लीजिए उसके साथ बहुत ज्यादा क्रुएलिटी होती है या उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक और मानसिक हिंसा होती है, तो इस आधार पे भी मेंटेनेंस देने के लिए कंपेल किया जा सकता है। और वहां पर जो कंडीशंस उसने सेक्शन 9 की लगा रखी थी कि वो मेरे साथ रहेगी, देन आई विल पे, उस कंडीशंस को भी डिस्पेंस कर दिया जाता है। लेकिन जहां एक तरफ यहां पर हस्बैंड के ऊपर एक कंपेल का फोर्स अप्लाई किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि पता चला कि जो वाइफ है वो आपकी अडल्ट्री में रह रही है, यानी कि हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रिगार्डिंग फिलहाल अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी भी ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डाइवोर्स के ग्राउंड के एक रूप में आपके सामने जरूर नजर आता है। या वाइफ बिना किसी सफिशिएंट रीजन के अपने पति से अलग रह रही है या अपने गार्जियन से वो अलग रह रही है और वो मेंटेनेंस भी चाहती है, तो इस आधार पे मेंटेनेंस आपको नहीं भी दिया जा सकता है। या अगर कोई ऐसा ग्राउंड होता है जो आगे चलकर गायब हो जाता है या जिसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, तो उस आधार पे ही आपके मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाता है। तो कुल मिला के यहां पर समझने वाली बात यह है कि मेंटेनेंस के लिए भी कुछ बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करना निहायत ही जरूरी होता है। उसके अंदर सबसे पहले आपको यह शो करना पड़ेगा कि आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। दूसरी तरफ आपको यह भी शो करना होगा कि सामने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त संसाधन है, वो चाहे तो मुझे मेंटेन कर सकता है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट वो मुझे मेंटेन नहीं कर रहा है। तीसरी बात कि मैं साथ रहना चाहती तो हूं या मैं साथ रहना चाहता तो हूं, लेकिन मेरे साथ ना रहने के पीछे एक सफिशिएंट रीजन है, और वो रीजन आपको कोर्ट को जरूर बताना होता है। और जब इन सारे बिंदुओं के ऊपर कोर्ट अपना व्यू रखती है, तो उसके बाद ही डिसाइड होता है कि आपको मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और अगर मिलना भी चाहिए तो कितना मिलना चाहिए। तो कुल मिला के ये देखा जाता है उस व्यक्ति की बेसिक नीड के ऊपर, और जो व्यक्ति देने वाला है उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस को देखते हुए। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये प्री में भी आता है। प्री में जब आएगा तो 125, 26, 27 और 28 सारी चीजों में से कुछ भी आपसे पूछ लिया जाता है। और जब हम बात करते हैं मेंस के नजरिए से, तो उनका ज्यादातर फोकस होता है कि मेंटेनेंस के रिगार्डिंग ही वो सवाल करते हैं। तो भले आप कुछ लिखे ना लिखे, लेकिन 125 के जो एसेंशियल्स हैं वो आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।